Hello friends, you are welcome in PVP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to discuss the second video on the provisions of Special Relief Act 1963. मित्रों, पंकज विधि प्रवाह की वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार त्रिपाठी विनिर्देश 1963 की दूसरी वीडियो में संपत्ति के कब्जे की पुनर्प्राप्ति, जो सबसे पहला विनिर्दिष्ट उपचार इस अधिनियम में प्रावधानित है, पर चर्चा कर रहा हूं। यह उपचार इस अधिनियम के अध्याय 1 धारा 5 से 8 में लिखा हुआ है। जिन 4 धाराओं को आप 2 वर्गों में बांट सकते हैं। अचल संपत्ति के कब्जे की पुनर्प्राप्ति धारा 5 से 6, चल संपत्ति के कब्जे की पुनर्प्राप्ति धारा 6, 7 और 8, यानी 2 धाराओं का 2 ग्रुप बना लेंगे आप। इसमें आप देखिएगा धारा 5 और धारा 7, पहली धारा, पहले ग्रुप की पहली धारा और दूसरे ग्रुप की पहली धारा एकदम एक ही तरह से लिखी गई है, समान रूप से प्रावधानित है, कोई भी अंतर नहीं, शब्द का इतना भी अंतर नहीं है। आप स्वयं पढ़ के देखिए। धारा 5, विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण। जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, हकदार, हक के आधार पर कब्जे की प्राप्ति, इस तरह तुमने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, हक के आधार पर कब्जे की प्राप्ति, ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, हक के आधार पर कब्जे की प्राप्ति। यहां किसकी? चल संपत्ति की, यहां किसकी? अचल संपत्ति की। धारा 5 लिखती है, जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकेगा। तो धारा 5 लिखती क्या है? धारा 5 एक सूचना पट्ट है, एक सूचना बोर्ड है, जो है तो विनिर्दिष्ट अधिनियम में बस बताती है कि सामान्य उपचार किस आधार पर और कहां मिलेगा, क्योंकि सीपीसी में जो उपचार है वो सामान्य उपचार है, वह विनिर्दिष्ट उपचार नहीं है। लेकिन नहीं, यहां ध्यान दीजिएगा, सामान्य उपचार का मतलब होता है सामान्यतः क्षतिपूर्ति से। विनिर्दिष्ट उपचार से तात्पर्य उस उपचार से है जब वही संपत्ति जो हमको चाहिए मिल जाए। तो वह एक अगर विनिर्दिष्ट उपचार है तो उसके लिए जगह सीपीसी में है, यानी वैकल्पिक उपचार है। तो हम सामान्य उपचार कहने के बजाय उसको वैकल्पिक उपचार कहें कि वह एक ऐसा विनिर्दिष्ट उपचार है जो वैकल्पिक है, यानी कि जो विनिर्दिष्ट अधिनियम में नहीं लिखा है बल्कि सीपीसी में है। तो विनिर्दिष्ट अधिनियम क्या करता है? उसका केवल संदेश दे देता है, संकेत करता है, इशारा करता है। ठीक है। इसी प्रकार धारा 7 लिखती है, एकदम धारा 5 के समान, विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण। जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी। जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार हो, वह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकेगा। हकदार, अंडरलाइन करेंगे, आधार क्या है? हकदार। जो कोई विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार हो, जो कोई विनिर्दिष्ट संपत्ति के, विनिर्दिष्ट चल संपत्ति के, जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार, वह दोनों ही सीपीसी के सम्यक प्रावधानों के अनुसार जाकर कार्यवाही कर सकेंगे। ये सम्यक प्रावधान क्या है? तो इस पर आप धारा 5 पर लिखेंगे, सीपीसी आदेश 20 नियम 10। सॉरी, धारा 5 में लिखेंगे सीपीसी का आदेश 20 नियम 9 और आदेश 21 नियम 35 और 36। सीपीसी आदेश 20 नियम 9, सीपीसी आदेश 21 नियम 35 और 36, ऑर्डर 20 रूल 9, ऑर्डर 21 रूल 35 एंड 36। जबकि आप ऑर्डर 7 सेक्शन 7 पर लिखेंगे सीपीसी ऑर्डर 20 रूल 10, ऑर्डर 20 रूल 10 और क्या लिखेंगे? ऑर्डर 21 रूल 31, आदेश 20 नियम 10 और आदेश 21 नियम 31। ये सीपीसी के प्रावधान है जिसमें जाकर उपचार मिलेगा। ठीक है। अब हम चलते हैं धारा 6 और 8 को पढ़ते हैं। ये दोनों ही उन आधारों पर विनिर्दिष्ट उपचार की प्राप्ति है जो कि इस अधिनियम में क्या अधीन लिखे हुए हैं, यानी ये आधार
और इस आधार पर उपचार की मांग, ये दोनों ही विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम 1963 के प्रावधानों के अनुसार होनी है। यहां जरा देखिए, अचल संपत्ति के कब्जे की प्राप्ति पूर्व कब्जे के आधार पर, कब से? बेकब्जा किए जाने के 6 महीने के भीतर, यानी यहां समय सीमा भी लिखी गई है धारा 6 में, 6 महीने के भीतर। आधार क्या है? हक आधार नहीं है, पूर्व का कब्जा आधार है। चाहे वह पूर्व का कब्जा, यानी ए को 3 महीने पहले बी ने जबरदस्ती बेकब्जा कर दिया, चाहे भले ही बी गलत कब्जे में रहा हो, फिर भी ए को हक नहीं है कि वो उसे बिना विधिक प्रक्रिया के गैर विधिक प्रक्रिया से कब्जे से बाहर कर दे। धारा 6 में लिखा हुआ है, पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति उसकी सम्मति के बिना अस्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम के बिना, अंडरलाइन करना इसको, उसकी सम्मति के बिना और विधि के सम्यक अनुक्रम के बिना बेकब्जा कर दिया जाए, तो वह अथवा उससे उत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके, चाहे भले जिसने बेकब्जा किया हो स्वयं हकदार हो संपत्ति का, तो भी, यानी धारा 6 वास्तविक स्वामी के विरुद्ध भी उपचार का आधार देती है, जबकि धारा 8 ऐसा नहीं करेगी। देखिएगा, धारा 8 में आप स्वामी के विरुद्ध दावा नहीं कर सकते। तो चल संपत्ति अगर स्वामी के हाथ में है तो दावा नहीं होगा, जबकि अचल संपत्ति अगर स्वामी के भी हाथ में चली गई, लेकिन कैसे गई? गैर विधिक प्रक्रिया से उसने आपको बेकब्जा किया और बेकब्जा हुए 6 महीने नहीं बीता है, तो आप उसके विरुद्ध भी दावा करेंगे धारा 6 विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम 1963 के प्रावधानों के। इस प्रकार यह कब्जे के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। तो किसी ऐसे अन्य हक के होते हुए भी, इसको अंडरलाइन करिए, अर्थात स्वामी के विरुद्ध भी उसका कब्जा द्वारा उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युद्धृत किया जा सकेगा। यानी यहां पे धारा 6 के अधीन क्या करेंगे? सूट फाइल करेंगे, उपचार मांगेंगे, सारे में प्रक्रिया चलेगी सीपीसी की। ठीक है। लेकिन इसके कुछ प्रतिबंध है। धारा 2 उपखंड 2 इस धारा के अधीन कोई वाद, 2 प्रतिबंध है। बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के बाद नहीं लाया जाएगा, यानी यह धारा स्वयं अपनी समय सीमा बताती है, जबकि धारा 8 कोई समय सीमा नहीं बताती। यहां लिमिटेशन एक्ट की सीमा चलेगी, पर सीमा में कोई समय सीमा होगी वो चलेगी। ऑब्वियसली वो क्या है? 3 वर्ष है, यहां केवल 6 महीने की समय सीमा चलेगी। क्यों? क्योंकि हक के आधार पर नहीं है। हक के आधार पर मांगेंगे तब तो 12 साल की समय सीमा है, 30 वर्ष की समय सीमा है। यहां क्या है? पूर्व कब्जे के आधार पर है, इस नाते यहां केवल 6 महीना है। ठीक है। और दूसरा, इस धारा के अधीन कोई विवाद सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाएगा। स्वामी के विरुद्ध लाया जाएगा, लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं। देखिए, यहां स्वामी के विरुद्ध वाद लाने की छूट है, लेकिन सरकार के विरुद्ध नहीं। जबकि धारा 8 में स्वामी के विरुद्ध नहीं लाएंगे, चाहे सरकार के विरुद्ध भी आप ला सकते हैं। कब? जब सरकार न्यासी हो, सरकार ही अभिकर्ता हो, तो उसके विरुद्ध भी ला सकते हैं आप। लेकिन यहां सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाएंगे। यह कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। क्लास 3 में अपील और पुनर्विलोकन पर प्रतिबंध है। इस धारा के अधीन संस्थित किसी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो कोई अपील होगी और न ऐसे किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन ही होगा। ध्यान दीजिए, इस धारा के अधीन जो निर्णय आएगा वो अपील योग्य नहीं होगा, पुनर्विलोकन योग्य नहीं होगा। परंतु जहां अपील या पुनर्विलोकन नहीं होगा, वहां क्या होगा? पुनरीक्षण योग्य होगा। Where there is no provision of appeal, there may be revision. वहां पुनरीक्षण तो हो सकेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहीं पर मेंशन करिए, परंतु पुनरीक्षण हो सकेगा, रिवीजन हो सकेगा। अगली बात, खंड 4 क्या कहती है? इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसका कब्जे का प्रतिधरण करने से वर्जित नहीं करेगी। यानी आपने, ए ने बी जो स्वामी था
जिसने उसको 3 महीने पहले कब्जे से बेदखल कर दिया था, उस बी के विरुद्ध, उस स्वामी के विरुद्ध इस धारा के अधीन वाद लाया और इसके तहत उसके फेवर में डिक्री आ गई, वो फिर से कब्जे में आ गया, तो क्या बी मुकदमा हार जाने के बाद धारा 5 के अधीन सीपीसी के तहत जाकर के हक के आधार पर वाद नहीं ला सकेगा? बिल्कुल ला सकेगा। यानी उसके लिए प्रांग न्याय के रूप में अवरोध पैदा नहीं करेगा। धारा 4 इसकी गारंटी लेती है, धारा 4 इसका अवसर देती है। धारा 4 कहती है कि धारा 6 के अधीन वाद का जो निर्णय आएगा वो धारा 5 के अधीन नए सिरे से वाद दाखिल करने पर रोक नहीं लगाएगा। यानी वह व्यक्ति जो पूर्व कब्जे के आधार पर मुकदमा जीत गया है, दूसरा व्यक्ति जब धारा 5 के अधीन हक के आधार पर मुकदमा करेगा, दोबारा करेगा और वहां हार जाए तो उसे बेकब्जा किया जा सकता है। धारा 8 में क्या पढ़ लेते हैं एक बार। धारा 8 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति की किसी भी विशिष्ट वस्तु पर कब्जा अथवा नियंत्रण है, ये कौन है? ये प्रतिवादी का चिन्ह है। कौन व्यक्ति? कोई व्यक्ति जो किसी जंगम संपत्ति या वस्तु पर नियंत्रण में है, कब्जे में है, उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा, बशर्ते कि वह स्वयं उसका स्वामी न हो। क्या लिखा हुआ है? जिसका वह स्वामी नहीं, अंडरलाइन करिए इस बात को। यहां किस पर वाद लाया जाएगा? कोई व्यक्ति हो जो किसी चल संपत्ति पर कब्जे में हो या नियंत्रण में हो, परंतु स्वयं उस वस्तु का स्वामी न हो। वादी की क्या हैसियत हो? वादी उस वस्तु के अव्यवहित कब्जे का हकदार हो, तुरंत कब्जे का हकदार हो, चाहे थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो, तुरंत उस कब्जे का हकदार हो, तो वह उस संपत्ति के कब्जे के लिए वाद ला सकेगा। यहां वाद वो हक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर नहीं ला रहा है, तत्काल कब्जे के हक के आधार पर रहा है। यहां भी हक है, यहां इंटाइटलमेंट शब्द है, हक है, लेकिन यहां हक तत्काल कब्जे पर का है और यहां हक जो है स्वामी के नाते है। ठीक है? यहां सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं होगा, ऐसा कोई रोक नहीं है। यहां 6 महीने कोई समय सीमा नहीं है और यहां केवल कब्जा आधार, लेकिन कब्जा में जो है उसके विरुद्ध ही बात है। तो धारा 6 से और धारा 5 और 7 तो समान है, लेकिन धारा 6 और 8 में अंतर है। देखिएगा 8 क्या है? अगली बात, तो किन किन दशाओं में वाद ला सकेगा? 4 दशाएं हैं। पहला, जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में रखी जाती हो। ध्यान दीजिए, अभिकर्ता या न्यासी वैश्वासिक संबंध है और ऐसे संबंधों में अगर कोई व्यक्ति इन हैसियत से किसी की संपत्ति रखता है और लौटाने के लिए जिम्मेदार है, अगला व्यक्ति कब्जे का, अव्यवहित कब्जे का हकदार है, तो उसे कंपेल किया ही जाना चाहिए कि दे दे। लेकिन वादी को साबित करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के हाथ में कब्जा है वह उसका न्यासी या अभिकर्ता के हैसियत से कब्जा रखा हुआ है। दूसरा, जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी को यथा योग्य अनुतोष न पहुंचाता हो। कोई प्रतीकात्मक चीज है, कोई ऐसी चीज है जो उसके लिए विशेष महत्व की है, वह राष्ट्रपति से कोई पुरस्कार, कोई मेडल पाया था, कोई पुरानी फोटो उसकी अपनी है, तो उसको चाहे कितना भी मूल्य आप दे देंगे, क्या फायदा पड़ेगा? तो ऐसे में चाहे वो किसी के भी हाथ में हो, चाहे जिसके हाथ में हो, न्यासी हो या अभिकर्ता हो या नहीं हो, उसे कंपेल किया जाएगा कि इसकी संपत्ति तुम दे। तीसरा, जबकि उसकी हानि से कारित वास्तविक नुकसान का निश्चय करना अत्यंत कठिन हो। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं हमारी जिंदगी में जिनका मूल्य आप पैसे में नहीं आंक सकते, तो ऐसे में उस वस्तु को हमें दिलाया ही जाना चाहिए, न कि उसका विकल्प दिलाया जाना चाहिए इसका पैसा ले लो। और चौथा, जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास से सदोषता अंतरित कराया गया, तो कभी भी दोषपूर्ण कब्जे के यंत्रण को समर्थन विधि नहीं देगी और संपत्ति के रिस्टोर की बात करेगी, कब्जे के पुनर्स्थापना की बात करेगी। 4 दशाएं कौन कौन सी? जिस व्यक्ति के हाथ में संपत्ति हो, न्यासी या अभिकर्ता यानी वैश्वासिक संबंधों में हो, वह संपत्ति विशेष महत्व की हो, जिसके लिए कब्जा का, जिसके लिए मुआवजा कोई पर्याप्त संतोष न हो, वह संपत्ति इतने ऐसे मूल्य की हो कि उसका मूल्य निर्धारण करना संभव न हो, या कि वादी के पास से उस संपत्ति का कब्जा जो दूसरे व्यक्ति के पास में गया है, जो प्रतिवादी के हाथ में गया है, वह दोषपूर्ण रीत से वहां ले जाया गया, कपट करके लिया गया, अंडर इन्फ्लुएंस लिया गया, तो बहुत ही बुरा होगा कि एक बार अंडर इन्फ्लुएंस क्यों ले लिया और फिर कह दे कि हम प्रॉपर्टी नहीं देंगे बल्कि पैसा देंगे, फिर तो जबरदस्ती कोई किसी से खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा।
तो चाहे वो मार्केट में उपलब्ध वस्तु ही क्यों न हो, अगर जबरदस्ती ली गई है तो सदोषता कब्जा आंतरित कराया गया है तो घ खंड में उसका कब्जा वापस कराया जाएगा। अब यहां स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण उपधारणा का नियम है, यानी यह साक्ष्य विधि का नियम है। धारा 8 के स्पष्टीकरण पर लिखेंगे उपधारणा का नियम यानी साक्ष्य विधि का नियम। देखिए 4 अवस्थाओं में संपत्ति का कब्जा वापस किया जा रहा है धारा 8 में। इन अवस्थाओं को साबित करने का भार किस पर होगा? जो उन अवस्थाओं का लाभ लेने की बात करेगा यानी वादी पर। लेकिन जब स्पष्टीकरण पढ़ेंगे धारा 8 का तो स्पष्ट हो जाएगा कि केवल दशा क और घ यानी पहली और चौथी दशा ही साबित करनी होगी। दूसरी और तीसरी दशा में अगर दावा करेगा तो न्यायालय स्वयं उपधारणा करेगा। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम टर्म का यूज है। न्यायालय स्वयं ही उपधारणा कर लेगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न है, यानी तब जिम्मेदारी प्रतिवादी पर हो जाएगी कि वह साबित करे कि ऐसी कोई अवस्था नहीं है। अगर इसका कब्जा न भी दिया जाए तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस प्रकार आपने सभी धाराओं को पढ़ा। धारा 7 के साथ भी 2 स्पष्टीकरण जुड़े हुए हैं जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है, मैं बोल दे रहा हूं एक बार। न्यासी ऐसे जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए धारा के अधीन वाद ला सकेगा जिसमें के फायदा प्रतिहित का वह व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी। जाहिर सी बात है, न्यासी जो है वह हिताधिकारी की ओर से वाद लाने का हकदार होता ही होता है, तो अभी वाद ला सकेगा धारा 7 में। दूसरा, जंगम संपत्ति पर वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार रखने का अधिकार इस धारा के अधीन वाद के समर्थन के लिए पर्याप्त है। धारा 7 में कहा गया अगर उसको 2 दिन के लिए अधिकार है, कब्जा रखने का हक है, तो उसके लिए भी वाद दायर कर सकेगा। उसका यह कहा कि विरोध नहीं किया जाएगा कि केवल 2 दिन के लिए हकदार है, चाहे कितना भी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए हकदार है। अगर वो हकदार है तो उसके लिए कब्जे का हक के आधार पर कब्जे की मांग का उपचार धारा 7 में उपलब्ध होगा। इस प्रकार आपने विनिर्देश संतोष अधिनियम के अध्याय 1 में जो प्रथम प्रकार का विनिर्देश उपचार है उसकी सम्यक जानकारी कर ली। धन्यवाद। हम लोग अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ विदा।